नमस्कार साथियों, वेलकम टू मिराई आईएएस पीसीएस एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे एथेनॉल सम्मिश्रण। एथेनॉल सम्मिश्रण होता क्या है, इसके लाभ और चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे और भारत की यात्रा को देखेंगे कि इस क्षेत्र में भारत ने अब तक क्या प्रगति की है। लास्ट में देखेंगे आगे की राह, वे फॉरवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। एथेनॉल सम्मिश्रण होता क्या है। जब पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद में जो हमें पेट्रोल मिलता है उसको कहते हैं हम ब्लेंडिंग पेट्रोल, और इस प्रक्रिया को कहते हैं एथेनॉल सम्मिश्रण। आसान शब्दों में पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने की प्रक्रिया एथेनॉल सम्मिश्रण कहलाती है या एथेनॉल ब्लेंडिंग कहलाती है। ये प्रक्रिया होती कैसे है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रूड ऑयल से रिफाइनरी में पेट्रोल बनाएंगे। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कच्चे माल से एथेनॉल कैसे बनाया जाता है। उस बनाए गए एथेनॉल को हम इस पेट्रोल में मिलाते हैं और ये काम होता है, उस जगह को कहते हैं डिपो या टर्मिनल। तो डिपो या टर्मिनल में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एथेनॉल सम्मिश्रण। एथेनॉल किस अनुपात में मिलाया गया है, इसके आधार पर हम इसको विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं, जैसे E5, E10, E20। E5 का मतलब है कि इसमें एथेनॉल का 5% पेट्रोल में मिलाया गया है। E10 का मतलब है 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया गया है, और E20 का मतलब है कि 20% हमने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया है। ये अब हम देखते हैं भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का रास्ता क्यों चुना। इसमें सबसे पहला कारण आता है कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता कम करना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता व आयातक है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। इससे भारत के सामने दो चुनौतियां सबसे गंभीर रूप से उभर के आती हैं। पहली, अन्य देशों पर निर्भरता। दूसरी, मुद्रा का बाह्य गमन। दूसरा कारण विदेशी मुद्रा की बचत है। जब हम एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाएंगे तो इससे आयात बिल में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा का बाह्य गमन कम होगा। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अभी जो हालिया आंकड़े आए हैं, इनमें संसद में सरकार ने बताया है कि 1.97 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से बचाई गई है। इससे हमारा राजकोषीय दबाव कम हुआ है। तीसरा कारण है किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार। गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से एथेनॉल बनने से किसानों को एक नया और अतिरिक्त बाजार मिला है। सरकार के द्वारा हाल ही में संसद में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उनमें उन्होंने बताया है कि 1.66 लाख करोड़ रुपए की किसानों को अतिरिक्त आय हुई है। चौथा कारण है ऊर्जा सुरक्षा। युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय क्रूड ऑयल की कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाव। पांचवा पॉइंट है पर्यावरणीय लाभ। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की मात्रा कम उत्सर्जित होती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। लगभग 5 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की वजह से कम किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण की यात्रा। भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग की यात्रा 2001 पायलट प्रोजेक्ट से शुरू होती है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है एक छोटे क्षेत्र में हम एथेनॉल को पेट्रोल में मिला के देखेंगे कि ये किस तरीके से काम में लिया जा सकता है भारत में। 2003 में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी में की गई थी। आगे 2006 में E5 का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 2013-14 तक मात्र 1.53% ही प्राप्त हो सका। इसके पीछे कारण थे कच्चे माल की कमी तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए खड़े एक्साइज ड्यूटी। राज्यों में और केंद्र में
विरोधाभास के कारण ये इतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था। 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, इसमें लक्ष्य था 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना, जो 2026 में ही हमने प्राप्त कर लिया है। 2021 में इसमें कुछ संशोधन हुए। 2022 में हमने सबसे पहले E10 का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2014 में 1.53% एथेनॉल मिलाया जा रहा था, जो बढ़कर 2023-24 में 14.6% हो गया, और 2025-26 में 20% एथेनॉल का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। एथेनॉल उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई है। 2014 में जो एथेनॉल उत्पादन क्षमता थी 421 करोड़ लीटर थी, जो बढ़कर 2026 में 2000 करोड़ लीटर हो गई है। लगभग 375% की वृद्धि इसमें हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं वाहनों पर इसके प्रभाव और तकनीकी चुनौतियां इसके समक्ष क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाहनों पर प्रभाव। एथेनॉल का ऊर्जा घनत्व कम होने के कारण माइलेज में 6 से 7% की कमी आ सकती है। अब हम देखते हैं पुराने वाहनों पर प्रभाव। फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, इंजेक्टर, रबर सील नकारात्मक असर पड़ सकता है इन पर, क्योंकि एथेनॉल अत्यधिक संक्षारक विलायक है जो इनको गला सकता है। अन्य प्रमुख समस्याएं क्या हैं? अन्य प्रमुख समस्याओं में पहली है माइलेज और इंजन की समस्या, क्योंकि इससे बहुत सारे पुर्जे खराब हो सकते हैं, और पाइप का गलना, ये आम समस्याएं देखी गई हैं हाल ही के दिनों में। फेज सेपरेशन, इसका मतलब है नमी मिलने पर एथेनॉल पानी के साथ मिल जाता है और एथेनॉल से अलग हो जाता है। अगली समस्या है सर्दियों में परेशानी, गाड़ी स्टार्ट करने में इससे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं चुनौतियाँ। पहली चुनौती है खाद्य बनाम ईंधन संकट। चूँकि गन्ने और खाद्यान्न का उपयोग एथेनॉल बनाने में किया जा रहा है, तो इससे खाद्य सुरक्षा और महंगाई का खतरा बना रहता है। खाने की कमी के कारण खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है, ये इसकी एक समस्या है। दूसरी समस्या है जल संकट। गन्ना को उगाने के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इससे भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ सकती है। दूसरी समस्या इसकी जल संकट वाली है। तीसरी समस्या है वाहन अनुकूलता का अभाव। देश के करोड़ों पुराने वाहन अभी भी सड़कों पर हैं, जो E20 के अनुकूल नहीं हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला उपाय यह है कि अगर हम दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल पर जोर दें। दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल का मतलब है खाद्यान्न फसलों को छोड़कर हम खाद्यान्न फसलों के अवशेष, जैसे पराली हुआ या भूसा हुआ, उसको उपयोग में लेकर एथेनॉल उत्पादन बढ़ाएं। दूसरा उपाय है जल कुशल फसलों का चयन। अगर हम गन्ने की जगह ऐसी फसलों को बढ़ावा दें जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो, तो इस समस्या का निदान मिल सकता है। तीसरा उपाय है वाहन प्रौद्योगिकी में सुधार। ऑटोमोबाइल निर्माता उच्च सम्मिश्रण वाले इंजन को डिजाइन करें, अर्थात जो भी वाहन अब नए बनाए जा रहे हैं वो इस तरीके के होने चाहिए जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को आसानी से उसका उपयोग कर सके और लंबे समय तक उसके पार्ट खराब ना हों। क्योंकि हमने दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल के बारे में पढ़ा है, इसके साथ में अन्य जनरेशन वाले एथेनॉल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जिससे ये टॉपिक भी हमारा साथ में क्लियर हो जाए। जैव ईंधन, इसमें 4 जनरेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहली जनरेशन जिसमें खाद्यान्न फसलों से एथेनॉल बनाया जाता है। इनसे नुकसान ये रहता है कि खाद्यान्न फसलों को उपयोग में लेने से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। सेकंड जनरेशन में हम गैर खाद्य फसलें लेते हैं। इसमें कृषि के अवशेष काम में लिए जाते हैं, जैसे पराली, भूसा, लकड़ी का कचरा। इससे फ़ायदा ये है कि पराली जलाने में जो प्रदूषण होता है उसकी कमी आती है और वायु प्रदूषण में कमी आती है। थर्ड जनरेशन में हम एथेनॉल बनाने के लिए सूक्ष्म जीव व शैवाल उपयोग में लेते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि हमें उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ नाले हैं या तालाब हैं, वहाँ पर सूक्ष्म जीवों को या शैवालों को पालकर एथेनॉल बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। चौथी जनरेशन में हम आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को काम में ले सकते हैं, जिन्हें हम जीएम क्रॉप कहते हैं। इससे प्रदूषण में कमी आएगी।